सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। और जैसा कि तुम बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। लेफ्ट साइड में भी देख सकते हो कुछ वेटेज लिखा हुआ है। तो भाई ये सब क्या है? क्योंकि तुम सबको पता है कि जेई में मुश्किल से मान के चलो तैयारी करने के लिए 1 महीना ही बचा हुआ है। और उसमें तुम ये भी जानते हो कि मल्टीपल शिफ्ट्स में जेई होने वाली है। तो कोई ये नहीं बता सकता है कि कौन से शिफ्ट में किस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा। ऑल्दो तुम दिख रहा होगा तुम्हें 9 to 10 चैप्टर्स ही हैं। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि चैप जेईई में अगर केमिस्ट्री की बात करें तो लगभग 30 टॉपिक्स हैं। अगर थोड़े बहुत कम भी मान के चलो तो 26 से 27 टॉपिक होंगे। तो उसमें से ये 9 टॉपिक ही का तो सब कुछ डिटेल में जानिए। थोड़ा-सा वीडियो पे बने रहो। और मैं यही बोलूँगा, या तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो फिर कॉपी लेकर के रखो। और जो-जो चीज़ें मैं बोलने जा रहा हूँ कम से कम इन चैप्टर्स को कर लो, जिससे कि देखो ये सारे चैप्टर्स हैं, जिसने करके गया उसका 99 परसेंटाइल तक भी आ सकता है। बट मान लो कि तुमने बिल्कुल भी बाकी चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, तो एटलीस्ट कट ऑफ पार करवाने के लिए ये बेयर मिनिमम चैप्टर्स हैं, जिससे तुम्हारा कट ऑफ क्या होगा, पार हो जाएगा। तो एक-एक करके समझते हैं क्या बेसिकली चीज़ें। तो तुम सबको पता है कि केमिस्ट्री में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है, एक फिजिकल होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज जो होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे तुम अगर गौर करो, तो फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज सबसे कम है। तो अब इस बार का ये तो जेईई मेन 2024 का हमने सब कुछ वेटेज लिखा है, लेकिन अब ये कोई नहीं बोल सकता कि 2025 में क्या होगा। हो सकता है 2025 में इस फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ जाए, तो उसकी गारंटी तो हम नहीं ले सकते। लेकिन इतना कंफर्म दिख रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो बच्चे इग्नोर करते हैं, उसके लिए कहीं न कहीं प्रॉब्लमैटिक आ सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज 40% और ऑर्गेनिक का भी वेटेज देखो तो 36%, जो जनरली ऑर्गेनिक इतना आता ही आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इनऑर्गेनिक थोड़ा-सा कम आएगा और फिजिकल में थोड़ा-सा जंप देखने को मिल सकता है। तो तुम्हारी ये 2025 की स्ट्रैटेजी हो सकती है इसको देखने के बाद, ठीक है? अब हम लोग बैक टू द बेसिक्स आते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि तुम सबको पता है, दोनों सेशन को मिला करके लगभग-लगभग 166 क्वेश्चंस बने थे 2024 के सेशन में, ठीक है? अब कुल मिला के बात ये होता है कि केमिस्ट्री में काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं, तो इन सारे चैप्टर्स में भी हम देख लेंगे कि कोई ऐसा टॉपिक जिससे बार-बार क्वेश्चन आ रहा है, जो मैं तुम्हें बता दूँ, जिसको तुम अगर कर लेते हो, तो केमिस्ट्री में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन 1 का वेटेज, यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन 2 का डिस्ट्रीब्यूशन। सेशन 1 मतलब जनवरी वाला अटेम्प्ट, सेशन 2 मतलब अप्रैल वाला अटेम्प्ट। तो अगर तुम देखो, ये एरोमेटिक कंपाउंड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेंजीन से रिलेटेड जितने कंपाउंड होते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट वगैरह भी इसमें आता है। तो सेशन 1 में इसकी वेटेज हाई थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। और सेशन 2 में भी देख सकते हो 21 क्वेश्चन था। तो डेफिनेटली ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्लास में भी जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड इज़ वेरी ईज़ी एंड वेरी स्कोरी। उसमें लंबा सा एडवांस में अगर क्वेश्चन पूछता है तो काफ़ी लंबा पूछता है, लेकिन मेंस में डायरेक्ट एनसीईआरटी के रिएक्शंस पूछते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है अगर तुम्हें आता है। सेकंड, जीओसी बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। इसमें अगर एरोमेटिक कंपाउंड में तो रिएक्शंस डाइज़ोनियम सॉल्ट वगैरह है ना, वो एनिलीन वगैरह के रिएक्शन जितने भी हैं, कपलिंग रिएक्शन, जो भी नेम रिएक्शंस है ना एरोमेटिक कंपाउंड में, दैट वुड बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर जीओसी में हम बात करें, जीओसी में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, जैसे सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, ये सब कम है, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, इन 3 चीज़ों को ज़रूर से देख लेना। तो जीओसी का वेटेज भी हाई देख सकते हो, और 15 क्वेश्चन सेशन 2 में भी आए थे। तो जीओसी आसान होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। 11th में पढ़े थे, हो सकता है तुम भूल गए हो, तो जीओसी को ज़रूर अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये वाला जो चैप्टर है वो बच्चों को थोड़ा-सा हार्ड लगता है, बट अगर इसमें भी हम बात करें कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो हाई वेटेज था, और क्वेश्चंस देखो तो 23 क्वेश्चंस वेयर देयर, तो डेफिनिटली ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबका फेवरेट केमिकल बॉन्डिंग, बच्चे-बच्चे को पता है कि 11th का अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो है केमिकल बॉन्डिंग। इसका सेशन 1 में भी वेटेज हाई था, और अकेले इस चैप्टर से 21 क्वेश्चंस आए थे। तो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत कुछ है, जैसे बैक बॉन्डिंग हो गया, बनाना बॉन्डिंग हो गया, है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, मतलब अथाह चीजें हैं, फजांस रूल हो गया, है ना, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, एमओटी थ्योरी हो गया, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सबसे ज्यादा हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे केमिकल बॉन्डिंग 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंफर्म डेफिनेटली एक 12th का इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, जो कि सेशन 1 में मॉडरेट था, और सेशन 2 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, 22 क्वेश्चंस थे सेशन 2 में।
तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें नाम लिखना आना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सबसे इंपॉर्टेंट तो नेमिंग है कि अगर कंपाउंड का नाम है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, और अगर नाम लिख दिया तो उसका कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। ये तो बेयर मिनिमम है जो सबको पता होना ही चाहिए। उसके बाद जेस्ट सॉल्ट वगैरह हम लोग बाद में पढ़ते हैं, केपीटीसी अग्नि है ना, वो सब भी चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन में जैसे 6 का क्या होता है, 4 पे क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए, इसमें भी काफ़ी कुछ है। उसके बाद एक जो चीज़ जैसे बच्चे हमेशा डालते हैं, दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट, है ना, कि कितने ज़्यादा प्लेन्स वगैरह बनेंगे। तो लास्ट वाला जो पार्ट है, अगर वो तुम्हें फ़ील आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर इट्स ओके, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट वाला पार्ट थोड़ा-सा हार्ड होता है, आप सबको पता चल चुका हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उसको भी तुम देख सकते हो क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। लाइक फैक कितना बनता है, मर कितना बनता है, ठीक है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली मैं बात करना चाह रहा हूँ, और जीआई कितने बनते हैं। तो लास्ट वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से। उसके बाद देखो डीएनएफ ब्लॉक, अगर मैं बात करूँ पूरे ब्लॉक केमिस्ट्री से बच्चा हमेशा भागता है, लेकिन एफ ब्लॉक बहुत ही आसान है। एक लेक्चर की बात है, डी ब्लॉक थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन डीएनएफ ब्लॉक काफ़ी आसान है, ठीक है? तो देख सकते हो मॉडरेट क्वेश्चंस, और इसमें से 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि इस बार डी एंड एफ ब्लॉक से लास्ट टाइम पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार पी ब्लॉक से कोई क्वेश्चन पूछा। सबका पैटर्न बिल्कुल सेम है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, तो डी एंड एफ ब्लॉक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। अगला हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12th का फिजिकल केमिस्ट्री की जान बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेशन 1 में वेटेज लो थी, लेकिन सेशन 2 में 30 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आया हुआ है। तो आप ये देख लेना, नंबरिंग कहीं पे एक जगह मिस हुआ है, 23 क्वेश्चंस है। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी बात करो तो उसका भी सेशन 1 में अगर वेटेज करें लो है, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे खासे आए हैं। उसके बाद देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आसान चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। थोड़ा बहुत तुमको पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स होते हैं, खास करके जो इसमें अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जो क्वांटम नंबर वाला पार्ट है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्वांटम नंबर में जितने रूल्स हैं, आप बाउ प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इसमें 13 क्वेश्चंस था, एक बार नंबरिंग देख लेना, ऊपर-नीचे कुछ हो गया थोड़ा-सा। तो ये वाला भी चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन 1 में इसकी वेटेज लो थी, लेकिन सेशन 2 में ठीक-ठाक क्वेश्चन पूछे गए। जो थर्मोडायनामिक्स है, तुम सबको पता है कि कितना ज़्यादा टफ होता है, और थर्मोडायनामिक्स इसलिए टफ होता है ना, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री का अगर क्वेश्चन आ गया तब तो वो फॉर्मूला बेस्ड होगा। लेकिन अगर थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आया तो उसको डेफिनिटली वो चैप्टर्स के साथ मिक्सअप करते हैं, और वो चैप्टर हार्ड हो जाता है, इससे भी मॉडरेट है, और लगभग-लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास थर्मोडायनामिक्स में भी देखने को मिला है। तो ये रहा सेशन 1 का वेटेज, ये रहा सेशन 2 का डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार पिन्ड कमेंट में मैं लिख भी दूँगा, ताकि अगर कुछ थोड़ा बहुत भी इधर-उधर हुआ है तो यू कैन रेफर इट। रादर देन तुमको पता चल चुका है कि ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे नज़में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बदलता रहेगा। ये बस ये बताने की कोशिश करा है कि ये सारे चैप्टर्स जो हैं, उसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इन सारे चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। अब कुछ ऐसे चैप्टर जो मुझे लगता है कि इस बार क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, तो मैं इस साइड में लिखता हूँ कुछ ऐसे चैप्टर्स जो बहुत ज़्यादा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? इस पे क्वेश्चंस आ सकता है। पीरियोडिक टेबल, इन सारे चैप्टर्स को आप कर लो, तो आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। पर मैं देख रहा हूँ रिकॉल करके, मोल कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट? मोल कॉन्सेप्ट भी देख लेना, ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए मेरे अनुसार। पी ब्लॉक मैंने बता ही रखा है। उसके बाद अगर तुम देखो कि रिडॉक्स वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो केमिकल काइनेटिक्स 12 से एक और इंपॉर्टेंट है, एस ब्लॉक वगैरह तो हट ही गया है। तो ये 3 चैप्टर भी जो हैं, इसको भी अगर आप कर लेते हो, खास करके पीरियोडिक टेबल और केमिकल काइनेटिक्स, तो और तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा कि तुम्हारा केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। तो ये रहा एनालिसिस। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि बहुत सारे शिफ्ट्स होने वाले हैं, तो कोई भी चैप्टर्स को छोड़ नहीं सकते। इनकेस बायोमोलिक्यूल्स को भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर मान लो हमारे पास टाइम कम है और हमें ये देखना है कि भाई किस पे प्रायोरिटी दें, तो फिर ये वाले चैप्टर्स रहेंगे जिनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना कि क्या तुम्हें मैथ और फिजिक्स का भी इसी तरीके से वेटेज चाहिए, और मुझे लगता है कि वीडियो को छोटा ही रखना चाहिए क्योंकि तुम ऑलरेडी तैयारी में लगे पड़े होगे। तो ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरीके से इन सारे चैप्टर्स को पहले क्लियर करो, डेफिनिटली तुम्हारे बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँगे, क्योंकि पूरा रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। देख रहे हो कितने क्वेश्चन्स है, किसका वेटेज है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन्स आए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करके आप सबके सामने प्रेज़ेंट किया जाए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक